हेलो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर कितना फोर्स लगता है, और बहुत स्पेशल कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कंसेप्ट भी सीखेंगे। पिछली क्लास में आपको ये बता चुका हूं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ा दिया जाता है, मोशन में ला दिया जाता है, तो उस पर फोर्स कैसे लगता है, उसका पाथ क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री, ये सब सिखाया था। ठीक है, तो आज की क्लास में कोई करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, इस पर फोर्स पता कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि सर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हो तो फोर्स लगता है, एक करंट कैरिंग वायर तो न्यूट्रल होता है, तो इस पर फोर्स क्यों लगा। तो बच्चों आपको ध्यान से सोचना है कि अगर करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन मिल जाती है, तो डायरेक्शन के किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, और वो एक एवरेज वेलोसिटी होती है जिससे वो मूव करते हैं, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब इसके अंदर अगर मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले लूँ तो वो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहे होंगे बच्चों, ऐसे चल रहे होंगे ना, और उस वेलोसिटी का नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर वो सारे एक ही लाइन में चल रहे हैं और सारे चार्ज पार्टिकल हैं तो पर्टिकुलर फोर्स लगेगा ना उनके ऊपर, एक भाई सब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फोर्स इकट्ठे होते होते एक नेट फोर्स डेवलप हो जाएगा। करंट कैरिंग वायर में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रैंडम वेलोसिटी है, तो नेट फोर्स कट जाएगा। तो देखो अगर मान लो मैं कहूँ कि यार ये डेल्टा एल लेंथ का या एल लेंथ का वायर है, ठीक है, एल लेंथ का वायर है, और ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एन है कैरियर डेंसिटी, समझते हो बच्चों, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो सोचो इसमें कितने, अब जो फोर्स होता है बच्चों वो फोर्स होता है डेल्टा क्यू, मान लो इसके अंदर चार्ज इंटू वी है ना, जिस वेलोसिटी चल रहे हैं, वी बी साइन थीटा, ऐसे लिखा जाता है ना। यहाँ थीटा आपको लगेगा सर वेलोसिटी तो ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। तो चलो मैं लिख देता हूँ इसको, डेल्टा क्यू वी डी बी साइन पाई माइनस थीटा, ऐसे लिख दिया। ठीक है, और v की जगह वी डी लिखा क्योंकि सारे के सारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो पता करो, और फिर उसके अंदर कितना, उन पे कितना चार्ज होगा। तो अगर मान लो हमें पता करना हो नंबर ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस वायर, क्या होगा बच्चों, दिस वायर। सोचो इसका ये आपके पास करंट डेंसिटी है, ठीक है, ये है 1 मीटर पर मीटर क्यूब होता है बच्चों, 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इसमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दोगे, वॉल्यूम कितना होगा इसका, A इंटू एल, ठीक है, और इंटू एन मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर आ जाएगा नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया NaL। ठीक है, अच्छा तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, टोटल चार्ज कितना होगा, तो डेल्टा क्यू डेल्टा एन इंटू ई, तो NeAL। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम यहाँ लिखने जा रहे हैं F इक्वल टू डेल्टा क्यू NeAL वी डी बी साइन पाई माइनस थीटा। बच्चों साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो NeAVD, याद करो बच्चों, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आए हो, NeAVD ये एक वायर होता है बच्चों, मतलब करंट होता है एक वायर में, याद करो। तो ये पूरा I हो गया, तो F इक्वल टू I, और बचा कौन, L बचा B साइन थीटा, L B साइन थीटा। ठीक है, थीटा किसके बीच में, करंट डायरेक्शन एंगल हुआ। अब देखो, अब थीटा लिख दिया हमने, तो थीटा हुआ करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, ऐसे लिख लिया। ठीक, अगर एक बच्चा कहता है सर फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने याद करो बाय-सावर्ट लॉ जब पढ़ाया था तो हमने बताया था कि लेंथ भी एक करंट एलिमेंट लेंथ होती है, करंट इंटू लेंथ को एक वेक्टर मान लेते हैं हम। तो देखो यहाँ एक वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है I L क्रॉस B। ठीक है, लेंथ को भी वेक्टर मान लिया। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा होना चाहिए, हाँ, अगर बेंट हुआ तो भी इलाज ढूंढेंगे। अभी फिलहाल हमने सीधा वायर माना है, स्ट्रेट वायर माना है। ठीक है, और थीटा उनके बीच का एंगल। अब देखना, अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, अगर इस वेक्टर को ओपन करूंगा तो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, I L B साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या बता रहा है,
यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ एल एंड बी। समझ रहे हो? मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इसके लेंथ के और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये हम कई बार कर चुके, पिछले टॉपिक में भी किया था, पिछली क्लास में इसी में जब लॉरेंज फोर्स देख रहे थे। तो एल और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा ये फोर्स, ठीक है। तो यानी कि एन कैप इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। और फोर्स लेंथ और ब्रेथ दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब चेक कर सकते हैं भाई, ये अभी मैं सिखाऊंगा आपको डायरेक्शन फाइंड करनी। आपने नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मान लो मैं कहता हूं कि भाई जो फोर्स है, फोर्स ये देखो लेंथ इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। लेंथ तो एक्स के अलॉन्ग है और एक्स वाई डायरेक्शन में बी जा रहा है। तो जो फोर्स होगा ना पक्का वो जेड डायरेक्शन में होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब जैसे ये लेंथ है और ये चौक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये एक्स वाई प्लेन हुआ ना, तो फोर्स या तो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वो यहाँ से पता लग रहा है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट रूल की प्रॉपर्टी भी होती है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट आता है वो हमेशा उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि जो फोर्स है वो लेंथ के परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू लेंथ। और फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी, ध्यान रखना है। तो जब कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है बच्चों? जीरो। तो यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर ये दो फोर्स परपेंडिकुलर है तो एफ डॉट एल हमेशा जीरो होगा, एफ डॉट बी हमेशा जीरो होगा, ठीक है। ये फोर्स हमेशा प्लेन के करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो इसकी डायरेक्शन कैसे देखी जाए? तो पहले थोड़ा सा भी मैं इसके बारे में और समझाता हूँ, फिर डायरेक्शन सिखाता हूँ। जैसे देखो, जैसे अगर मान लो हमने पढ़ लिया कि यार फोर्स हो गया, ये लिख लेते हैं हम सिंपल, आई एल बी साइन थीटा। अगर थीटा जीरो हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब वायर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, और फोर्स इस पे कैसे, करंट कैसे होगा? ऐसे, ठीक। तो एंगल कितना हो गया? जीरो। तो फोर्स क्या लिखा जाएगा? जीरो, ठीक है। अब देखो अगर थीटा पाई हो जाए, थीटा पाई लिखा मैंने, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और करंट कैरिंग वायर, करंट ऐसे है, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी जीरो। यानी कि तो बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ जैसे वेलोसिटी की तरह, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता था तो फोर्स जीरो होता था। आज भी ऐसे ही कि अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाए तो फोर्स जीरो, इसमें भी जीरो। तो मैक्सिमम कब होगा फिर, है ना? तो मैक्सिमम भी देख लेते हैं भाई। थीटा अगर पाई बाई 2 हो जाए, देखो ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है और वायर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में फोर्स मैक्सिमम होगा और कितना होगा? आई एल बी, कुछ बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, बिल, ठीक है। फोर्स हो जाएगा बी आई एल, बिल। क्लियर है? तो इस तरीके से हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं बच्चों। कोई डाउट है तो बोलो। अब क्वेश्चन है कि डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो देखो बच्चों, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसे कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था पाम रूल, है ना, बिल्कुल ऐसे ही। ये देखो यहां पे भी बिल्कुल वही रूल लगाओ। मर्जी है, बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों, सबसे आसान मुझे यही लगता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है और ये फोर्स होगा, ठीक है। देखो सीधा सा रूल लगाओ, करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में चलता है ना, तो जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी को अंगूठे के अलॉन्ग रखा था, ठीक है। आज किसको रख लेंगे? बोलो बच्चों। आज करंट पॉजिटिव चार्ज ही तो है, बस वही आया, बाकी सब सेम रहा। तो ये सीधा हाथ, पहले तो अपना राइट हैंड सोचना है कौन सा है, पेपर में पता नहीं लगता बच्चों सीधा हाथ कौन सा है। तो ये सीधा हाथ है, ठीक है, और इसे ऐसे रखा, करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स इस तरीके से आएगा कुछ। क्लियर है? अब देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। इस करंट कैरिंग वायर पे करंट ऐसे जा रहा है
मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे है, फोर्स बताओ, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले अंगूठा मैच करना चाहिए, तो अंगूठा करंट से मैच कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स कैसे मिलेगा, बाहर की तरफ, मतलब ऐसे भी कर सकते हो, या पेन को ऐसे फंसा के रखो तो ये फोर्स मिलेगा ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अब इस वायर पे फोर्स बताना है, तो देखो अंगूठा ऐसे मैच किया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स कैसे आएगा, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, तो फोर्स होगा आउटवर्ड। क्लियर है बच्चों। फिर दूसरा, ये करंट कैरिंग वायर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, देखो करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो फोर्स बाहर आउटवर्ड आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन, करंट ऐसे, ओ हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ठीक है, और ये करंट ऐसे है, फोर्स देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हुआ, तो अंगूठा पहले ऐसे मैच करो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगलियां, ऐसे मत करना, ये बदतमीजी है, मतलब इस पे फोर्स जीरो है। देखो आपको एंगल फाइंड करने की, देखो पाई है, पाई एंगल है, तो फोर्स कितना होता है, जीरो। ये फील्ड के अलॉन्ग रखा हुआ है, ठीक है, तो मतलब ये अंगूठा हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये नहीं कि डिजाइन बदल लो इसका, ऐसे कर लिया ऐसे कर लिया, ये ऐसे ही रखना है बिल्कुल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डायरेक्शन समझ में आई होगी। जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक वर्टिकल वायर है, उसमें आसमान की तरफ करंट जा रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन बताओ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और करंट क्या हो रहा है, आसमान की तरफ। तो ऐसे वायर मान लो, सामने नॉर्थ है, पीछे साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो अंगूठा तो करंट की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगलियां, तो फोर्स किधर आएगा, टुवर्ड्स वेस्ट। समझ रहे हो बच्चों, भाई ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, और नॉर्थ सामने होता है, तो सामने की तरफ हमने उंगलियां करी, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ था और करंट आसमान की तरफ अंगूठा ऐसे, तो फोर्स इधर आ रहा है, तो वेस्ट में लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डायरेक्शन समझ में आ गई होगी, और नहीं आई तो वीडियो को रिवर्स करो और देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स थी। अब एक बात सोचो, अगर मान लो हमें क्वेश्चन दिए जाए कुछ बेसिक से, मतलब ये सीधा रूल समझ लो कि अगर मान लो करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है बच्चों, तो इस पे फोर्स जो लगेगा 90 डिग्री का अगर केस है तो फोर्स हो जाएगा BIL, और अगर किसी एंगल पे है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल है, तो BIL sin थीटा, ये फोर्स पता लग गया, ठीक है। तो पहले इसके न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो मैं तुमसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा पहले। जैसे दो थ्रेड है, इंसुलेटिंग थ्रेड है, ठीक है, ये थ्रेड है और इससे ना ये वायर बंधा हुआ है, करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है बच्चों, करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, या बाहर की तरफ कर लेते हैं इसे, ठीक। इसका वायर का वेट है W, वेट ऑफ वायर। बहुत क्वेश्चन है बच्चे इस चैप्टर में, और क्वेश्चन मजेदार इसलिए क्योंकि मैकेनिक्स भी लगती है इसमें, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि टेंशन कितनी होगी वायर में, टेंशन कितनी होगी वायर में, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, इसका वेट W, ठीक है, हमने टेंशन दोनों सेम ली, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म वायर है, ठीक है, यूनिफॉर्म वायर मैंने बोला भी था वैसे शायद, और लेंथ दे रखी है इसकी L। तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर नीचे की तरफ, कितना होगा बच्चों, और परपेंडिकुलर है तो BIL ऐसे। अब ये यूनिफॉर्म वायर है, दोनों तरफ टेंशन सेम है, तो ये यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बच्चों, FBD बनाओ इसका, FBD समझते हो, ये भी T, ये T, ये W, ये BIL, इन दोनों का सम बच्चों किसके बराबर होगा, इन दोनों फोर्स के बराबर ना, तो 2T इक्वल टू BIL प्लस W, ठीक है।
तो टेंशन आ जाएगा W प्लस BIL अपॉन 2। ये टेंशन आ गई। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से टेंशन कैलकुलेट कर लिया हमने, जो इन थ्रेड में टेंशन थी। यहाँ वायर नहीं, मतलब वायर ये है, ये रस्सी से धागों से बांध रखा है इसे, तो इसमें टेंशन आ गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये कहूं कि यार एक वायर है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे हॉरिजॉन्टल वायर है, ठीक है, और इसका मास m है, ठीक है बच्चों, कितना मैग्नेटिक फील्ड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाऊं इनवर्ड कि ये वायर इक्विलिब्रियम में रहे, गिरे ना। जैसे ये वायर है, अगर मैं इसे छोड़ दूं गिर जाएगा, मतलब इसमें करंट चल रहा हो, तो मैं यहाँ इस रूम में कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं कि ये होल्ड रहे, हवा में ही रुका रहे। ये क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब फॉर इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम के लिए कितना फोर्स लगाया जाए। देखो बच्चों, सोचो, करंट ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। कितना? बिल, है ना, और इसका वेट कितना है? mg। तो अगर इसको होल्ड करके रहना है तो BIL किसके बराबर होना चाहिए? mg के ना, तो B इक्वल टू mg बाय IL। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन बढ़ाते हैं बच्चों, ऐसे ही जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना सीखोगे। देखो, अगर मान लो एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों इस क्वेश्चन को। हाँ, ये ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये भी एंगल थीटा है, समझ रहे हो बच्चों, और यहाँ एक बैटरी लगी है, एक रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, ये एक वायर है बच्चों, ठीक है, ये वायर है, ठीक है, लेंथ L है, इसकी मास m है, ठीक है बच्चों। इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है नीचे की तरफ, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है इस बैटरी में का वोल्टेज कितना होना चाहिए कि इसको स्लाइड ना होने दे, गिरे ना नीचे, ये समझ रहे हो बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कैसा है, एक बार फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक आप फ्रेम लो, इंक्लाइंड, मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर फ्रेम, ठीक है, और रेक्टेंगुलर फ्रेम ऐसे रखी है, ऐसे, मतलब उसके दो फ्रेम है ऐसे, समझ रहे हो बच्चों, कैमरे में दिख रहा है ऐसे। तो यहाँ एक वायर रखा हुआ है, वो वायर वहीं का वहीं रुका रहे, स्लाइड ना करे, वो एंगल बताना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना लगाना हो। जैसे मैं कोई एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, जैसे ये दो रखे हुए हैं, यहाँ वायर रखा हुआ है ताकि ऐसे स्लाइड ना करे वो, ठीक है, रुका रहे, मतलब हॉरिजॉन्टल ऐसे। तो उसका साइड व्यू देखो बच्चों, अगर इस डायग्राम में ऐसे 3D व्यू दिख रहा है, ये साइड व्यू इधर से कोई देखे तो ये ऐसे कुछ दिखाई देगा, यहाँ वायर दिखाई देगा ये, ठीक है। और अगर बैटरी है तो करंट ऐसे जा रहा होगा, ऐसे, तो करंट इधर ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा इनवर्ड, ठीक है, और ये एंगल थीटा, इसका वेट mg, ठीक है, ये एंगल थीटा, समझ रहे हो बच्चों, ये एंगल थीटा, समझ रहे हो भाई। अब देखो mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा, पहले चलो कंपोनेंट बाद में दिखाता हूं। अब इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा यहाँ पे, है ना। दूसरा एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बच्चों, किधर? मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है ना, और करंट ऐसे, तो फोर्स देखो इधर आएगा, जिसको BIL, F परपेंडिकुलर ना, मैग्नेटिक फील्ड और करंट परपेंडिकुलर ना, देख लो बच्चों, करंट अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। देखो बच्चों, आप सोचो इसके स्लाइड करने का खतरा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये कितना फोर्स होगा? F cos थीटा ना, और mg का इधर कंपोनेंट कितना होगा? mg sin थीटा, है ना। अगर इसको नीचे सरकने से रोकना है, नॉर्मल रिएक्शन तो कुछ भी काम नहीं करेगा उसमें 90 डिग्री पे, तो ये फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? mg sin थीटा के। तो इक्विलिब्रियम के लिए mg sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया? F cos थीटा।
अब क्वेश्चन है सर फोर्स कितना होगा। तो अगर इसमें करंट आई है, लेंथ एल है, ठीक है, और 90 डिग्री पे आई है, तो एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू आई बी एल कॉस थीटा, ठीक है। और करंट इस वायर में किस वजह से है, बैटरी की वजह से, तो बैटरी की वजह से करंट है, तो कितना लिखेंगे उसके, वी बाई आर बी एल कॉस थीटा, ठीक है, एम जी एल साइन थीटा। तो एल से एल काट दो, वी इक्वल टू आ जाएगा एम जी आर, भाई साइन कॉस थीटा इधर जाएगा, एम जी टेन थीटा अपॉन, ठीक है, अपॉन बी, आर भी जाएगा ऊपर, थोड़ा साफ सा लिख देता हूँ, एम जी आर टेन थीटा अपॉन बी, ठीक है। और ये एल कहाँ से आ गया बच्चों, ये एल फालतू आ गया, ये एल जिंदा रहेगा, बी इंटू एल, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ये पोटेंशियल आ गया कि इतना पोटेंशियल होगा, तो इतना बैटरी का पोटेंशियल हो तो ये वायर इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये फिजिक्स में ना कई बार आता है क्वेश्चन। जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि यार ये अलग अलग चैप्टर में आता है, फिलहाल हम इसे मैग्नेटिक्स चैप्टर में देख रहे हैं, क्या है ये, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, और एक वायर रख दो ऐसे करंट के, मतलब अगर ये वायर है, अब इसमें करंट भेजो, ठीक है। अगर आपने इसे करंट भेजा तो आप छोटा सा कोई सेगमेंट देखो, ऐसे सेगमेंट लो, इस पे फोर्स देखो बच्चों, किधर आएगा, बाहर की तरफ। ऐसे यहाँ छोटा सा वायर लो, इस पे फोर्स देखो बाहर की तरफ। ऐसे एक छोटा सा वायर लो, डायरेक्शन देखो, अंगूठा इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स बाहर। ऐसे सारे सेगमेंट में देखो फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अगर फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है तो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर में रिंग बन जाएगा ऐसे, और तब भी फोर्स बाहर आ रहा होगा ऐसे, तो खिंच रहा होगा, खिंचने से आएगी इसमें टेंशन। तो क्वेश्चन आ रहा है टेंशन बताओ कितनी है। इसी का एग्जांपल देता हूं बच्चों, आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में मैंने ये क्वेश्चन कराया था कि एक रिंग है ये, ठीक है, एक चार्ज क्यू नोट रख दिया सेंटर पे, और ये रिंग ऐसे पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, ठीक है। तो सोचो ये रिंग और ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, नहीं रिपेल करेगा, टेंशन पैदा हो जाएगी। ऐसे सरफेस टेंशन में क्वेश्चन आता है, सर्कुलर मोशन में, कई चैप्टर में आता है क्वेश्चन। वैसे मैंने इसका फॉर्मूला लिखाया था, लेकिन मुझे पता है याद नहीं होगा आपको, तो दोबारा पढ़ा देता हूँ। तो इसका कंसेप्ट समझो, आज तो मैग्नेटिक्स वाला करेंगे हम, ठीक है। देखो जैसे ये सर्कल है बच्चों, ठीक है, ये सर्कल है, ऐसे करंट कैरिंग वायर मान लो इसको, यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लो, मतलब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों ऐसे, ठीक है, अंदर यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ ये एलिमेंट लिया बच्चों हमने, ठीक। तो करंट आई है इसमें, तो इसमें भी करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स कितना होगा, ऊपर की तरफ होगा ना बच्चे, इसमें फोर्स आई डी, इसकी जो भी लेंथ होगी तो उसकी वजह से फोर्स रहेगा बाहर की तरफ। सोच, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऊपर की तरफ नहीं लगेगा, होगा ना बच्चों। तो देखो ऐसे, देखो बच्चों ये एलिमेंट लिया हमने, पहले मैं ये बताने जा रहा हूं तुम्हें, ये समझाने की, ये एंगल थीटा है, बहुत छोटा एंगल है, तो छोटी वैल्यू को फिजिक्स में क्या लिखते हैं, डी थीटा, है ना। देखो बच्चों इसमें जो टेंशन होगी, अगर इस सेगमेंट में मान लो ये टुकड़ा है ऊपर वाला, ये ऐसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा, यहाँ से टुकड़ा निकलने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये बाकी वायर रोक रहा होगा ना इसको, तो इसकी जो टेंशन होगी वो टेंजेंट के अलोंग होगी ऐसे, बाकी वायर इसको टेंशन के अलोंग खींच रहा होगा। मान लो इतना टुकड़ा टूट के खींचने की कोशिश करे, तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल हैं इसको ऐसे खींचेंगे नहीं पीछे की तरफ, टेंजेंट के अलोंग। सोचो बात, तो जब ये टुकड़ा ऐसे ऐसे बाहर जाना चाह रहा है, तो यहाँ की जो ये टेंशन है रस्सी की, उस पर ऐसे लगेगी, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। ये क्वेश्चन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है, इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो ये फोर्स ऊपर की तरफ डी एफ, और टेंशन ऐसे है, ये एंगल देखो बच्चों। अब ये ध्यान से देखना, अगर ये पूरा डी थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, डी थीटा बाई 2, है ना, ये 90, समझ रहे हो बच्चों, ये एंगल 90, इसको छोड़ देते हैं,
ये एंगल यहाँ पे जो टेंजेंट बन रही है ये एंगल है 90, ये वाला टेंजेंट पे डाला है ना ये ऐसे पर रेडियस, तो ये 90 तो ये भी 90। ये एंगल कितना होगा बच्चों, हमने टेंजेंट ऐसे बनाई है ना थोड़ी तिरछी, 90 माइनस डी थीटा बाई 2, इतना एंगल बस, इतना, मतलब इसको ऐसे समझो, ठीक है। ये 90 हुआ तो ये भी वही एंगल है ना, तो 90 माइनस डी थीटा बाई 2, और ये पूरा 90 है तो ये कितना हुआ, डी थीटा बाई 2। क्लियर है, समझो बच्चों। भाई ये 90 क्योंकि रेडियस जाके परपेंडिकुलर गिरता है सरकमफ्रेंस पे, तो ये 90, ये एंगल डी थीटा बाई 2, तो अंदर वाला कितना होगा एंगल 90 माइनस डी थीटा बाई 2, और पूरा 90 होता है तो यहाँ से ये एंगल डी थीटा बाई 2 है। अब मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, ये डी थीटा बाई 2, तो इधर भी कितना होगा डी थीटा बाई 2। तो सोचो टी के जो दो कंपोनेंट है, टी कॉस डी थीटा बाई 2 और इधर ये टी कॉस डी थीटा बाई 2, ये आपस में कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये टी के नीचे की तरफ कंपोनेंट क्या होंगे, टी साइन डी थीटा बाई 2, टी साइन डी थीटा बाई 2, ठीक है, समझाया बच्चों। दोनों नीचे की तरफ होंगे तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना होगा, नहीं ऊपर की तरफ नहीं, मतलब अब ये तो कैंसिल हो गए। और ये अगर ये कोई रिंग है आपके सामने, आपको बोल रहा है कि टेंशन है, लेकिन रिंग तो है ना, एग्जिस्ट कर रही है, अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो इक्विलिब्रियम में होगी, अगर इक्विलिब्रियम ना होता तो टूट के भाग जाता है टुकड़ा। तो इसका अगर रुका हुआ है तो ये जो टेंशन के दो कंपोनेंट है ये इस फोर्स को बैलेंस कर रहे होंगे, है ना। तो डी एफ इक्वल टू 2t साइन डी थीटा बाय 2। क्लियर है बच्चों। और ये एंगल छोटा है तो साइन थीटा, जब एंगल छोटा होता है बच्चों तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो डी एफ इक्वल टू 2t और ये पूरा डी थीटा बाई 2, ठीक है। ओ ओ ओ हाँ टी है ना ये, तो डी एफ कितना आ जाएगा, टी डी थीटा। समझ रहे हो बच्चों, बताओ, डी एफ इक्वल टू टी डी थीटा, समझ रहे हो। मुझे बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई। टेंशन है ये फोर्स है। अब हमें पता करना है कि इसमें टेंशन कितनी है। अब पूरा अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। ये फॉर्मूला याद कर लो, 7-8 क्वेश्चन है जो मैंने बताया अलग अलग चैप्टर में, सब में ये लगता है। मैंने पहले भी शायद इलेक्ट्रोसाइड्स में बताया था, शायद नहीं पक्का, आज फिर बताया। 1-2 बार फ्लूइड मैकेनिक्स में भी यूज करूंगा इसको, ग्रेविटेशन में, कई जगह। तो देखो अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। जैसे हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, रेडियस आर है, और मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में ऐसे पूरी जगह मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब आपसे टेंशन पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है, आप देखो बच्चों, यहाँ आपने एलिमेंट लिया छोटा सा एक, इस पे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कितना, अगर इसका रेडियस आर है और ये डी थीटा है तो ये लेंथ कुछ तो होगी डी एल। अब इतने क्वेश्चन में करा चुका, आपको पता है डी एल होती है आर डी थीटा, होती है नहीं होती बताओ, है ना। तो इस पे जो फोर्स लगेगा बच्चों ऊपर की तरफ बाहर की तरफ, डी एफ किसके बराबर होगा, टी डी थीटा, है ना। और डी एफ कितना होगा, आई बी लेंथ होता है ना डी एल, ऐसे इक्वल टू टी डी थीटा। भाई जो फोर्स है वो टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा इस वाले को, जो हमने पढ़ी अभी। तो आई बी डी एल की जगह क्या रखोगे बच्चों, आर डी थीटा टी डी थीटा, ठीक है। तो टी इक्वल टू आई बी आर, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, समझ में आया बच्चों। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब देखो ये सारे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन के को मोशन देते हैं, है ना, वायर को मोशन देते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि एक हॉरिजॉन्टल रेल है, ठीक है बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेल, हॉरिजॉन्टल। अब देख के तो आपको लगेगा सर ये तो वर्टिकल है, ये एक्चुअल में ऐसे है हॉरिजॉन्टल, मतलब जैसे ऐसे 2 वायर और यहाँ से ऐसे बंद हो। इसके ऊपर एक वायर रखा हुआ है बच्चों,
ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ध्यान देना, मतलब कॉपी को ऐसे पढ़ो कि वायर ऐसे रखा हुआ ऐसे चल सकता है, ठीक है। और इसमें करंट है I, ठीक है बच्चों। अब इसको हटा देते हैं, यहीं से शुरू कर रहा है ये x = 0 से, ये लेंथ मान लेते हैं बच्चों x = L, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में B है, ठीक है, तो देखना फोर्स किधर लगेगा बच्चों। आज मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, लेंथ L का वायर है, वायर केवल इतना है, तो यहां तक जाते जाते ये कितनी स्पीड एक्वायर कर लेगा। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, मास दे रखा है वायर का, ठीक है, करंट दे रखा है आपको, कितनी स्पीड एक्वायर कर लेगा और टाइम कितना लेगा। तो सबसे पहले तो ये सोचो, जिस पे जब ये इधर चलेगा तो इस पर फोर्स कितना होगा, IBL, ये तो फोर्स होगा। और कोई फोर्स होगा हॉरिजॉन्टल में जब ये ऐसे चल रहा है, नहीं, ये स्मूथ है वायर, ठीक है, सरफेस फ्री है, मैं स्मूथ है तो इसका मतलब कोई फोर्स नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो बस सीधा यही एक्सेलेरेशन बनाएगा। तो देखो F = ma है ना, एक्सेलेटेड वायर है तो, और IBL = ma, और A = क्या होगा बच्चों, IBL/m, ये एक्सेलेरेशन आ गया, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, अच्छा इस x की जगह d लिख देते हैं, ये d डिस्टेंस है, तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। अगर ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है बच्चों तो स्पीड v² = u² + 2ax, u0 टू a की जगह IBL/m × x, तो v = कितना आ जाएगा, 2 IBL × x/m। समझ में आया बच्चों, ये स्पीड आ गई। अच्छा टाइम पूछा जाए आपसे, तो टाइम कितना होगा बच्चों, d = ut + ½ at², u कितना है 0, तो t = √2d/a, और 2d a की जगह क्या लिख लोगे बच्चों, IBL/m। बस भाई एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है ना, जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है तो न्यूटन की इक्वेशन लग सकती है, ठीक है। समझा बच्चों। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, जैसे यहां जितने भी क्वेश्चन थे ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, ये एक कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, रेडियस r है इसका। भाई ऑब्वियसली करंट कैरिंग कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसके एक्सिस पे एक और दूसरा वायर रखा है I0, ऐसे करंट है उसमें और वायर ऐसे है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है वायर पे, इस वायर पे इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लगा वायर पे। समझ में आया, मतलब करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पे रख दिया एक वायर, क्या उस पर फोर्स लगेगा कोई। तो बच्चों याद करो, अगर एक्सिस पे रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सिस के लॉन्ग ही जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के लॉन्ग हो गया, इस करंट के लॉन्ग, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आया। तो अगर किसी रिंग के एक्सिस के लॉन्ग कोई वायर रखा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। अच्छा अगर क्वेश्चन आए कि सर ये तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या ये इस पर लगा रहा है कोई फोर्स, सोचो, थर्ड लो, अगर इससे इस पर नहीं लग रहा है तो इससे इस पर नहीं लगेगा फोर्स, ठीक है। तो ये था बच्चों, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे सारे में स्ट्रेट वायर था, ठीक है। अगर बेंट वायर हो जाए तो क्या होगा, ये भी देखते हैं ना। तो फोर्स ऑन अ बेंट वायर, ऑन अ बेंट वायर, देखो बच्चों, फोर्स ऑन अ बेंट वायर, समझना, जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, इस पे फोर्स देखना था बच्चों, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कुछ भी है, जैसे मान लो इनवर्ड ही मान लेते हैं, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक है बच्चों, और वायर ऐसे बेंट कर रखा है। हमने फोर्स पढ़ा है बच्चों F = I डेल्टा L × B, L × B पढ़ा है ना इसे वेक्टर फॉर्म में,
और वेक्टर तो सीधे होते हैं, ये तो बेंट है ना। तो क्या करें, तो देखो बच्चों, किसी भी कर्व पाथ से आप छोटे छोटे टुकड़े तोड़ सकते हो नहीं। मान लो एक कर्व है, एक वायर है, कर्व की शेप में है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हो नहीं। तो देखो मैंने इतना सा टुकड़ा तोड़ा इस वायर से, तो ये छोटा सा टुकड़ा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, है ना। तो इसका नाम मैंने रख लिया डेल्टा L1। ऐसे एक छोटा सा टुकड़ा ये डेल्टा L2, है ना। फिर ये छोटा सा टुकड़ा, ऐसे बहुत सारे टुकड़े बना लिए, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो भाई, ऐसे ऐसे, ठीक। अब सोचो ये सारे वेक्टर हैं, डेल्टा L1 ऐसे 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 ऐसे। मैं यहाँ पे फोर्स लिखूँ टोटल, तो कैसे लिखूंगा, आई डेल्टा L1 क्रॉस बी, आई डेल्टा L2 क्रॉस बी, अब टू सबसे आखिरी वाला डेल्टा N है मान लो, ठीक है, डेल्टा LN, तो आई डेल्टा LN क्रॉस बी है से, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या बनेगा, ये आई डेल्टा L1 डेल्टा L2 प्लस डेल्टा LN क्रॉस बी, ऐसे। इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, ध्यान से देखो। आपको मैं कहूँ कि यार बहुत सारे वेक्टर हैं ऐसे ऐसे, इनको जोड़ना है, A B C ऐसे वेक्टर हैं ये, तो आप क्या करोगे, सर इनिशियल से फाइनल को जोड़ दो, पॉलीगन स्लो लगाओगे नहीं। तो आप इन वेक्टर को जोड़ना चाह रहे हो, बी तो मैंने कॉमन ले लिया, डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा LN, तो आप सीधा नहीं जोड़ोगे ऐसे, ठीक है। इसको लिख देता हूं मैं इफेक्टिव, प्लस सीधा वायर होता तो ये L इफेक्टिव आ गया, ठीक है। तो यहां जो ये डेल्टा, इन सब की जगह क्या लिखा जा सकता है, आई L इफेक्टिव क्रॉस बी। मतलब अगर आपको किसी बेंट वायर पे फोर्स फाइंड करना है, तो जो उसके ओपन एंड है ना, उनके बीच में सीधी डिस्टेंस देख लो, उससे फोर्स फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। समझा बच्चों, ऐसा क्यों हुआ, देखो मैं वैसे बताता हूँ ऐसे क्यों हुआ। क्योंकि मान लो ये कंपोनेंट है, तो इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ही और एक ही है ना। और यहाँ ले लो एक ऐसा ही कंपोनेंट, उस पर फोर्स ऐसे लगेगा, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे ऐसे ही। तो ये कंपोनेंट आपस में कट गए, इफेक्टिव ये है ना। तो देखो इस लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस लेंथ पे आ रहा है ना इफेक्ट केवल। तो यानी कि हमें आज समझ में आ गया कि जो ओपन एंड है ना, उसके बीच की डिस्टेंस देखनी है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, ये सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी है ऐसे। आपसे पूछा जा रहा है बेटा इस पर फोर्स बताओ, ठीक है। जो जनरल बच्चा आंसर देगा वो देखेगा, अच्छा इसकी IBL होता है ना फॉर्मूला, तो लेंथ कितनी होगी इसकी, IB पाई आर नहीं होती सेमी सर्कल की लेंथ। लेकिन जो समझदार बच्चा है वो क्या सोचेगा, ये वाली बात कि यार बेंट वायर है ना, तो इफेक्टिव लेंथ देखो ये, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी 2R, तो आंसर होगा इस पे फोर्स IB 2R, ठीक है। और अगर आप इसे क्लासिकल से सॉल्व करना चाहते हो, कहते हो नहीं सर मैं कोई फंडा वंडा नहीं है, मैं तो इसे सॉल्व करना चाहता, ये फंडा नहीं है, ऐसे कंसेप्ट है आपकी बुक में, तो क्या कर सकते हो बच्चों, देखो छोटे छोटे एलिमेंट लो, ठीक है ऐसे, और मान लो यहाँ पे एक कंपोनेंट देखा आपने, तो एक कंपोनेंट यहाँ, तो इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये कट जाते हैं आपस में, और वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला रह जाएगा। और ये वाला तो बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ जैसे इस लेंथ पे लग रहा हो फोर्स, सारे ऊपर की तरफ में कंपोनेंट, ठीक है। समझ में आया, आप इंटीग्रेशन से करोगे तो भी यही आएगा, IB 2R आएगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। अब मैं तुम्हें कहूँ कि एक क्वेश्चन और है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, मान लो ये ऐसे, ठीक है, एक वायर है इस तरीके से, इस पे फोर्स बताओ बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड B है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ ये डिस्टेंस है D, तो बताओ बच्चों भाई फोर्स की डायरेक्शन नेट तो ऊपर ही रहेगी, चेक करके देख लो, और कितना होगा फोर्स वो IB D, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ लेनी है। तो इसका मतलब सर अगर ऐसा वायर हो, देखो ये वायर है, इसकी ये लेंथ L है और ये B है, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो अब देखो दो तरीके हैं बच्चों, इस वायर पे फोर्स होगा ऊपर की तरफ, और इस वाले वायर पे इधर की तरफ। तो जो नेट फोर्स होगा 90 डिग्री पे है ना ये दो फोर्स, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये हो जाएगा IBL का होल स्क्वायर प्लस
आई बी इंटू बी का होल स्क्वायर, और आई बी कॉमन आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मानते हो नहीं बच्चों? इस पे फोर्स, इस पूरे सिस्टम पे, ऐसे एल शेप में वायर है। एक बच्चा कहता है सर मैं तो इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, मैं इनके बीच की इफेक्टिव लेंथ ले लूंगा। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी देखना, ये लेंथ एल है, ये बी है, तो पाइथागोरस से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फोर्स डायरेक्ट लिख दूंगा, तो आई बी इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2। तो बात सही है, ये भी वही बात है। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे सोचो चाहे इस तरीके से सोचो क्वेश्चन को। क्लियर है? अब देखो, एक बच्चा कहता है कि समझो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे अगर मान लो ये आपने देख लिया भाई ऐसी लेंथ पे भी और ऐसे भी, अगर मान लो बंद हो जाए, क्लोज लूप हो जाए, फिर क्या होगा? तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो गई बच्चों? 0। तो अगर इफेक्टिव लेंथ 0 हो गई तो फोर्स भी कितना होगा? 0, है ना? करंट कैरिंग वायर है ऐसे 0। अब इसको थोड़ा गौर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ऐसे 0 कैसे? यहाँ अगर आप एक ऐसा एलिमेंट लो तो ऐसा ही एक फोर्स इधर आ जाएगा, एक एलिमेंट पे देखो करंट ऐसे, फोर्स ऐसे बाहर आएगा, यहाँ एक एलिमेंट देखो उस पर फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करो, ऐसे कैंसिल हो रहा है। फोर्स 0 है लेकिन टेंशन अभी फाइंड किया आपने रिंग में, है ना? टेंशन था, फोर्स 0। अच्छा, एक करंट कैरिंग वायर एक कॉइल की तरह काम करती है नहीं? करंट कैरिंग वायर, कॉइल एक वायर मतलब एक कॉइल की तरह काम करती है, एक मैग्नेट की तरह, और इसके 2 पोल होते हैं, साउथ और एक नॉर्थ। तो ये डाइपोल हुई। यानी कि आपको एक बात और समझ में आए कि अगर किसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है। मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस पर नेट फोर्स क्या हो गया? 0। और ये आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पढ़ा था कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर फोर्स 0 होता है, टॉर्क हो सकता है। आज हमें यहाँ बिल्कुल ऐसे ही पता लगा कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म ध्यान रखना है, तो उस पर फोर्स 0 है। सर क्या टॉर्क लग सकता है? हाँ लग सकता है, लेकिन अगली क्लास में लगेगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम टॉर्क के बारे में। तो हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई क्लोज लूप बताए, ठीक है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोल दे, ठीक है, तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा बच्चों? 0, बशर्ते मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। अच्छा, यहाँ एक बात आप ध्यान दो कि यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड कॉइल का अपना नहीं है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इनके अपने करंट है जिसकी वजह से इन पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, इनके अपने मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स नहीं फाइंड कर रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, तो ये हमने फोर्स फाइंड किया किसी भी करंट कैरिंग वायर पे। ठीक है, देखो बच्चों, अभी तक क्या था, किसी भी वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स नहीं देख रहे थे। तो अगर कितना मजा आएगी, अगर एक वायर रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स भी रखा हुआ है तो फोर्स पता करें हम। ठीक है, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन है या कंसेप्ट है जिसको कहते हैं फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर। अगर 2 करंट कैरिंग वायर हो बच्चों तो उनके बीच में कितना फोर्स होगा। ठीक है, ये देखने जा रहे हैं। तो देखो, जैसे ये 2 वायर हैं, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, और ये लॉन्ग वायर है बच्चों, इनफाइनाइट लेंथ के। ठीक है, ऐसे रखे हुए हैं जैसे ये 2 पेन। ठीक है, इनके बीच में फोर्स पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर इनमें फोर्स कैसे होगा? तो न्यूट्रल वायर हैं ये बच्चों, न्यूट्रल हैं, लेकिन सोचो इनके बीच में कोई डिस्टेंस d मान लो। ठीक है, इस वायर की वजह से क्या इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा? हाँ भाई, ऐसे लूप की फॉर्म में होगा ना, पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं हम। देखो ऐसे, मानते हो? तो उस फील्ड के अंदर दूसरा वायर आ गया तो उस पर फोर्स लगेगा और उसकी वजह से भी होगा फील्ड ऐसे, है ना? इस फील्ड के अंदर ये आ जाएगा ऐसे, तो इस पर भी फोर्स लगेगा, है ना? यानी कि ऐसा हुआ जैसे 2 चार्ज एक दूसरे को फोर्स लगाते थे, ऐसे ये 2 वायर हो गए जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है बच्चों, ऐसे B। ठीक है, B1 लिख लेते हैं। और इस वायर पे फोर्स पता करते हैं भाई, इनवर्ड होगा ना यहाँ से, देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और इसे एक लेंथ ले लेते हैं, लेट L। मतलब क्योंकि पूरे लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लेंथ पे तो फोर्स नहीं फाइंड कर सकते, तो लेंथ L पे तो फाइंड कर सकते हैं। अब देखो इस पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स किधर आएगा बच्चों? ऐसा आएगा ना, तो फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1, F21 है। बिल्कुल ऐसी अगर इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखें तो यहाँ पे ये आउटवर्ड आएगा B2। ठीक है,
और इसमें करंट ऐसे, और इस पे फोर्स देखोगे तो इधर की तरफ आएगा, F12, ठीक है, F12 समझ में आया। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब देखो F21 क्या होगा, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1, I2 B इंटू L। F21 को लिख देता हूं मैं, फोर्स ऑन वायर 1 वायर 2 ड्यू टू 1, ठीक है, वायर 2 ड्यू टू 1। सेकेंड वायर पे पता कर रहे हैं 1 की वजह से, तो देखो F21 इक्वल टू, वेक्टर हटा लेते हैं अभी, वेक्टर नहीं, I2, इस वायर की वजह से सेपरेशन D इनके बीच में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, इस वायर की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D, ठीक है, इंटू L। भाई ये वायर हुआ और इसका मैग्नेटिक फील्ड हुआ वहां, ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब देखो तो F, अगर बिल्कुल ऐसे ही आप सिमिलरली F12 फाइंड करो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो दैट विल बी I1 B2L, है ना, और I1 तो यही, और B2 कितना होगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D इंटू L, ठीक है, समझ में आया बच्चों। ये F12 क्लियर है। देखो अब ये तो आपको समझा दिया, दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, देख लो, इक्वल एंड अपोजिट, I1 यहाँ है तो यहाँ है, I2 यहाँ है, सेम वैल्यू आ रही है। अभी हम किसी एक को फोकस करते हैं, तो जैसे मैंने F21 लिखा, ये आ गया म्यू नॉट I1 I2 यहाँ लिख लेता हूँ इकट्ठे करके, अपॉन 2 पाई D और इंटू L, ठीक है बच्चों, ये फोर्स है, ठीक है। अब पूरे वायर पे कितना होगा, तो उसकी लेंथ तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट फोर्स है, ये तो लेंथ L पे है, तो अच्छा होगा कि लेंथ L की बजाय हम 1 मीटर लेंथ पे फोर्स फाइंड कर लें। तो मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ पता करने जा रहा हूं, पर यूनिट लेंथ, ठीक है, कितना हो जाएगा F, एंड दैट इज F21 बाय L, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, म्यू नॉट I1 I2, मतलब ये लेंथ से डिवाइड कर दो इधर, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। बशर्ते यहाँ ध्यान रखना ये फोर्स नहीं है बच्चों, धोखा है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इसका मतलब इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर। तो इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 करंट कैरिंग वायर, ठीक है, लॉन्ग वायर, ये फोर्स आया I1 I2। और हमें पता है कि जितना फोर्स यूनिट लेंथ पे इसके लगेगा उतना ही इस पे लगेगा, देख लो आप L को यहाँ डिवाइड कर दो, तो F12 भी यही आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यूनिट लेंथ पे इक्वल फोर्स लगता है, इधर से भी उतना ही, इधर से भी। और करंट कैरिंग वायर में अगर करंट सेम है तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो जाए, जैसे ये उल्टा, तो उस केस में इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगा, इनवर्ड, ये इनवर्ड, और अगर ये इनवर्ड हुआ तो फोर्स इस पे बाहर की तरफ। तो उस केस में मतलब जैसे ये मैं पहले वाला डायग्राम बनाऊं, तो इसमें फोर्स अट्रैक्टिव है, ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में करंट है। और डिफरेंट डायरेक्शन में करंट अगर हो, तो यही बना देता हूं मैं ऐसे 2 डायग्राम, कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट है बच्चों तो फोर्स अट्रैक्टिव है, ठीक है, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में करंट है तो फोर्स रिपल्सिव है, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स है अगर डिफरेंट डायरेक्शन में, याद रखना है। अब बच्चों यहीं पे एक बात आती है हमारी समझ में, अगर मैं आपसे कहूं कि डिफाइन 1 एम्पियर, यही से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है करंट, उसकी SI यूनिट है एम्पियर, एम्पियर को डिफाइन किया जाता है, डिफाइन एम्पियर। तो देखो बच्चों, अगर आप इस फोर्स को, ये फोर्स मतलब I1 लिख दूं मैं 1 एम्पियर, ठीक है, समझ रहे हो, I1 I2 बराबर कर देते हैं, ठीक है, दैट इज I लेट, और D को कर देते हैं 1 मीटर, ठीक है, ठीक है, मतलब 2 वायर हैं जिनमें करंट आई है, 1 मीटर के सेपरेशन पे रखे हैं, ठीक है,
और उनके बीच में गलती से जो फोर्स है, फोर्स हो जाए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो अगर मैं लेंथ भी 1 मीटर ले लूं, 1 मीटर लेंथ पे मतलब अगर 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखें तो ऐसे दो वायर, ठीक है, जो इक्वल करंट कैरिंग वायर हो तो उनके यूनिट लेंथ पे अगर फोर्स म्यू नॉट बाय 4 पाई है तो पक्का उन वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर करंट है, ठीक है। इट इज द अमाउंट करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर व्हेन दे आर प्लेस एट 1 मीटर एंड फोर्स ऑन यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। मतलब कैसे, देखो अगर आप देखो I1 I2 की जगह में 1 लिख दूं और D की जगह 1 रख दूं तो फोर्स कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। तो दैट इज डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। तो एम्पियर की डेफिनेशन भी यहीं से पता लगती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि यार एक ना सोलेनॉइड है, समझ रहे हो बच्चों, ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, ठीक, मतलब ऐसे था, इसमें कोई करंट नहीं है, अचानक इसमें करंट भेज दिया हमने, तो इसकी शेप में क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, ये बताओ। तो बच्चों देखो, वायर ऐसे होगा ना, सोलेनॉइड में करंट ऐसे जाएगा, तो ऐसे 2-2 3-3 वायर सोचो जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आपस में अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। पढ़ा है ना अभी, जब सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो अट्रैक्ट करते हैं, तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे अंदर की तरफ, तो इसकी शेप ऐसी हो जाएगी। करंट चलते ही जैसे ही करंट भेजोगे ऐसी शेप हो जाएगी, समझ में आया? क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग वायर फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। तो देखो, तो हमने लॉन्ग वायर के बीच में फोर्स देख लिया, करंट कैरिंग वायर के बीच में। इस पे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है कि दो वायर हैं, ये I1 मतलब इसमें करंट I है और इसमें 2I है, ठीक है। इनके बीच में सेपरेशन है D, ऐसे रखे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ एक वायर है बच्चों, जिसमें मतलब इन दो वायर के बीच में, क्वेश्चन ये है, इन दो वायर के बीच में एक तीसरा वायर कहाँ रखें ताकि उस पर नेट फोर्स 0 हो, ठीक है। तो मान लो मैंने ये वायर ऐसे रख दिया, ठीक है, तीसरा वायर, मतलब हमें ये x की वैल्यू बतानी है कि एक तीसरा वायर इन दोनों के बीच में, लॉन्ग वायर के बीच में एक तीसरा लॉन्ग वायर रखना है ताकि उस पर नेट फोर्स 0 हो। तो हमने क्या काम किया बच्चों, देखो एक वायर मान लिया, करंट उसमें I0 मान लिया। ये कुछ ऐसे नहीं है जैसे दो चार्ज के बीच में एक तीसरा चार्ज कहाँ रखें ताकि नेट फोर्स 0 हो। तो ये x डिस्टेंस पे ये वायर डिफरेंट डायरेक्शन में है ना करंट, तो ये वाला वायर मान लो A है और ये B है, तो ये फोर्स रिपेल करेगा इसको, समझ रहे हो। ये वायर जब डिफरेंट डायरेक्शन में तो रिपेल करते हैं, और ये भी डिफरेंट डायरेक्शन में तो इधर रिपेल करेगा। तो दोनों के बीच में रखा है तो नेट फोर्स 0 हो सकता है ना। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है ना कि दोनों के बीच में कहाँ रखें ताकि नेट फोर्स 0 हो। तो F इक्वल टू F1 माइनस F2 इक्वल टू 0। तो F1 इक्वल टू F2, बिल्कुल सेम वही नहीं हुआ बच्चों, दो चार्ज के बीच में एक तीसरा चार्ज रखना है ताकि नेट फोर्स 0 हो। तो यहाँ करंट कैरिंग वायर के बीच में रखना है। तो F1 इन दोनों के बीच में लॉन्ग वायर फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, म्यू I0 अपॉन 2 पाई x, और उनके बीच में म्यू नोट 2I इंटू I0 अपॉन 2 पाई d माइनस एक्स। वही इस वायर से कितना होगा, ये x है तो ये d माइनस एक्स, म्यू नोट बाई 2 पाई I0 I 1 अपॉन एक्स d माइनस एक्स, ठीक है। तो d माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, समझ रहे हो बच्चों। और एक 2 है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो d इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू आ गया d बाई 3, मतलब d बाई 3 डिस्टेंस पे, मतलब इधर से जो वायर है इस, अगर यहाँ एक वायर रख दो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला, ठीक है। इसका मतलब ये भी पता लग रहा है आपको, अगर मैं कहता कि ऐसा पॉइंट बताओ इन दो वायर के बीच में जहाँ पे नेट फील्ड 0 हो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे फील्ड 0 है, अगर कोई वायर रख दोगे तो उस पर फोर्स भी 0। ये क्वेश्चन मैंने पहले फील्ड में भी कराया था आपको, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, और एक लूप है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बड़ा स्कूल में भी पूछा जाता है। ये करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, इसकी लेंथ A है और ये B है,
ठीक है, लेंथ एल, इसमें करंट ऐसे जा रहा है बच्चों, आई नोट ऐसे, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है, ये लॉन्ग वायर है पूरा, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि इस लॉन्ग वायर की वजह से फोर्स ऑन कॉइल बताओ। बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द फोर्स ऑन वायर, फोर्स ऑन कॉइल ड्यू टू वायर, ठीक है, ड्यू टू वायर, और वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी पूछ सकता है तुमसे, ठीक है। देखो बच्चों, ये दो वायर है, करंट ऐसे जा रहा है, इनके बीच में फोर्स अट्रैक्टिव होना चाहिए, हाँ, तो ऐसे, और इन दो वायर के बीच में डिफरेंट डायरेक्शन में करंट है तो फोर्स रिपल्सिव, ऐसे, इस पर फोर्स अलग लगेगा, ठीक है। अच्छा, दोनों की अलग अलग डिस्टेंस है ना, समझ में आया बच्चों। अच्छा, इस वायर का अपना मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा इस लूप पे। भाई आप कहोगे सर इन दो के बीच में तो फोर्स होगा, तो अपना वायर का फोर्स है ना, तो एक्शन रिएक्शन कैंसिल कर देंगे उसको। ये वायर एक्सटर्नल है इसलिए उन पे दो रिजल्टेंट फोर्स बना पा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें आ गया ये। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर कि आप अगर इसमें हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई कॉयल रखी होती है तो उस पर तो नेट फोर्स जीरो होता है, समझ में आई बात। भाई कॉयल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हो तो नेट फोर्स जीरो होता है, तो सर यहाँ पे जीरो क्यों नहीं है। तो बच्चों ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे देखो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ घटता जाएगा ना, तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स जो होगा कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, IBL होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अलग हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, इसलिए F1 F2 की अलग वैल्यू है। अगर ये ना होता और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता तो नेट फोर्स जीरो होता है ना, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए ऐसा है। नेट फोर्स, अब आपके दिमाग में आएगा सर ऊपर वाले वायर पे भी तो लगेगा, है ना, तो देखते हैं बच्चों। यहाँ से कोई बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस x पे एक पॉइंट लो, ठीक है, लेंथ लो इतनी, इस पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और इस पे इधर फोर्स लगाओगे तो इधर की तरफ लगेगा, तो ये फोर्स दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है, ये फोर्स कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। अगर कैंसिल हो गए तो इसलिए जरूरत ही नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पे बताओ फोर्स कितना है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, अभी अगली स्टेप में करेंगे, लेकिन इन दो पे रिजल्टेंट कैंसिल हो जाता है इसलिए इसकी जरूरत नहीं है पूरी लूप में। अगर मैं अकेले इस वायर पे कहूँ कि इस पे कितना फोर्स है तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, अभी देखेंगे इसको। फिलहाल ये करते हैं नेट फोर्स, ठीक है भाई, ये तो कट गए ना आपस में, ये दो बचे, तो नेट फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू F1 माइनस F2, ठीक है। F1 कितना होगा, ये लेंथ L है, F1 हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई ए इंटू एल, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन, ठीक है, 2 पाई ए प्लस बी इंटू एल। समझ में आया बच्चों, ये नेट फोर्स आ गया। तो कॉल मतलब समझ में आया भाई, फोर्स यूनिट लेंथ पे तो इतना होता है और लेंथ एल मल्टीप्लाई कर दी तो लेंथ एल पे आ गया। बिल्कुल ऐसे ये कितनी वायर इन दो में डिस्टेंस, तो a प्लस बी है, डिस्टेंस a प्लस बी हो गई और लेंथ मल्टीप्लाई कर दी तो नेट फोर्स आ गया। मैं कहूँ इस कॉयल की वजह से वायर पे फोर्स बताओ, तो जितना वायर से कॉयल पे लग रहा है उतना ही कॉयल से वायर पे भी लगेगा, समझ रहे हो बच्चों। तो इसलिए दोनों का आंसर यही है, क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर इसे छोड़ दिया जाए तो किधर की तरफ मूव करेगी, तो ऑब्वियसली इधर की तरफ मूव करेगी क्योंकि F1 बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं आपसे कहूं कि देखो अब तक हमने वायर को यूनिफॉर्म फील्ड में रख के देखा था तो उस पर फोर्स लिखा IBL। अब मैं कह रहा हूं कि यार एक वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, और यहां एक वायर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये डिस्टेंस A और ये डिस्टेंस B। इस वायर की वजह से इस पे फोर्स बताओ, ठीक है, इस वायर की वजह से इस पे फोर्स बताओ। देखो अगर मैं कहूँ बच्चों कि यार इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट होगा ना, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट होगा तो इस पे फोर्स देखना। पहले तो ये पता करो इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हर डिस्टेंस पॉइंट पे अलग अलग होता जाएगा, तो वेरिएबल फोर्स है, फील्ड है, तो वेरिएबल फील्ड है, इसका मतलब पूरा IBL नहीं लिख सकते, आपको इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। और ये डिस्टेंस मान लो x है, ठीक है,
तो ये थिकनेस कितनी हो जाएगी, ये लेंथ dx, समझ रहे हो बच्चों। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का अंदर की तरफ है ना, और इसका करंट इधर की तरफ है, तो फोर्स चेक करना ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इस पे df ऊपर की तरफ, ठीक है। तो df इक्वल टू कितना हो जाएगा, IB dx, है ना, dx लेंथ है ना बच्चों ये। अगर टोटल फोर्स जोड़ना है तो इंटीग्रेशन IB dx, मानते बच्चों, क्लियर है। अब सोचो I नॉट है ना, I नॉट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, तो म्यू नॉट I अपॉन 2πx, ठीक है, dx। तो म्यू नॉट I नॉट अपॉन 2π 1/x dx, ठीक है। अब बच्चों मैं यहाँ आपसे बहुत मज़ेदार क्वेश्चन पूछूंगा और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। x यहाँ से यहाँ पे देखो बच्चों, तो यहाँ पे x कितना होगा, a, ठीक है, और यहाँ पे x कितना होगा, b, ठीक है। तो म्यू नॉट इक्वल टू I नॉट अपॉन 2π log ऑफ b बाय, ठीक है, ये फोर्स है बच्चों, ठीक। म्यू नॉट I नॉट अपॉन 2π, ये 1/x और log b बाय a। तो ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग के हिसाब से अच्छा है। अब यहाँ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो इस पे फोर्स ऐसे लगा, इस वायर ने इस पे फोर्स ऐसे लगाया, ठीक है। अब ये भी तो इस पे लगाएगा थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर इस वायर में करंट बच्चों राइट साइड में जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा यहाँ लगभग, है ना। तो अगर मैं आउटवर्ड मानूँ, अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मानूँ तो फोर्स इस पर राइट साइड आ रहा है, और जबकि एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो, दोबारा बताता हूँ, इस वायर ने तो इस पर फोर्स लगाया ऐसे, नेट फोर्स ऐसे लगेगा, इस वायर की वजह से करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में ऐसे है, ठीक है। तो अगर मैं इस वायर पे फोर्स देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऐसे, तो फोर्स राइट साइड में दिख रहा है मुझे, इतने हिस्से पे, इस वाले पे इधर हो सकता है। तो ये तो ऊपर की तरफ तो है नहीं ना, जबकि एक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या ये फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है? अगर कर रहा है तो आप इसे एक्सप्लेन करेंगे इस बात को। जिसने कमेंट बॉक्स में लिखा बच्चों, मैं देखूंगा उसको, तो वो इस क्लास का हीरो है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना है आपको, बताना आंसर इसका। अच्छा, समझ में आ गया ना कि ये इस पे तो फोर्स ऊपर बना है, तो इसका फोर्स जो इस पे लगेगा वो भी तो नीचे की तरफ होना चाहिए ना। इस पे नहीं आता, आप करके देखो। तो क्यों नहीं आता, ऐसा क्यों? और क्या थर्ड लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है थर्ड लॉ, ये बताना है आपको। अब एक और बात बच्चों, यहाँ ध्यान देना है, ये जो फोर्स है, यहाँ फील्ड नज़दीक है तो फोर्स ऐसे घटता जाता है बच्चों। भाई यहाँ एक एलिमेंट लो सेम लेंथ dx का, तो फोर्स कम होगा, इधर ज़्यादा है क्योंकि फील्ड इसके पास है। तो ये वायर को अगर फ्री छोड़ दिया तो ऐसे घूमेगा, ये समझ रहे हो, रोटेटरी मोशन करेगा। तो मतलब ध्यान रखना है, अगर इस वायर को फ्री छोड़ दे तो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन करेगा। क्लियर है बच्चों? तो देखो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन अब आपको ऐसे मिल सकता है। देखो एक क्वेश्चन मैंने पहले कराया था आपको पिछली क्लास में, कि एक वायर ऐसे है, ठीक है, ऐसे स्ट्रिप की फॉर्म में, ठीक है, इसमें करंट है I नॉट, ऐसे इन्फिनिटी से ऐसे जा रहा है, इसकी विड्थ है A। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट B डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया था, उस पर फोर्स पूछा था आपसे, पूछा था ना बच्चों। अब क्या कर सकता है, यहाँ पे सॉरी फील्ड पूछा था, फील्ड। अब क्या करेगा, यहाँ पे एक वायर रख देगा, ठीक है, इसमें करंट I कर दिया और इसमें करंट I नॉट जा रहा है ऐसे। समझ रहे बच्चों कैसा वायर है ये? देखो ऐसा वायर है पट्टी की फॉर्म में, मतलब ऐसे, ठीक है, और इसके बराबर में एक वायर ऐसे रख दिया, तो इसमें करंट ऐसे I नॉट जा रहा है। क्लियर? तो हमसे पूछा जा रहा है, बताओ बेटा नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है, इन दो वायर के बीच में। तो कैसे सॉल्व करें भाई? तो देखो क्या करेंगे, सोचो, हमें पता है कि यार दो वायर में सिंपल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, तो इसे क्या करो बच्चों, ऐसे
यहाँ से x डिस्टेंस पे ऐसे, ये b है, एक dx थिकनेस का वायर मान लो, ठीक है। ये इधर से x ले लो आप, ये x यहीं से ले लो, ठीक है। और सोचो कि इसमें करंट जा रहा होगा di, बिल्कुल ऐसे ही कराया था ना, di i नोट, कुछ ऐसा करते हैं, इसको i नोट कर लेते हैं बच्चों, इसको i, वो सिंबल लिखने में आसानी रहती है। तो करंट आई है, तो इसमें तो छोटी सी थिकनेस है, तो करंट भी छोटा सा होगा। इन दो वायर के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखो, कितना होगा, df म्यू नॉट आई नॉट डी आई अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस कितनी हुई इन दो वायर के बीच में, x, और अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। अगर उसका इंटीग्रेशन कर दिया तो टोटल फोर्स आ जाएगा, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन बच्चों नीट के लिए नहीं है, मेडिकल के बच्चों के लिए नहीं है। तो देखो म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई 1 अपॉन एक्स, हाँ पहले इसको देखो, डी आई बाई एक्स। अब डी आई कितना होगा, इतनी थिकनेस से कितना करंट जा रहा होगा, देखो बच्चों। तो आप ऐसे सोचो कि यार अगर यूनिटरी मेथड लगाओ, बी थिकनेस से, ए थिकनेस है ना इसकी, ए थिकनेस से कितना करंट जा रहा है, बोलो बच्चों, आई, ठीक है। तो 1 मीटर से आई बाई ए, तो डी एक्स मीटर से कितना जाएगा, आई बाई ए इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई, है ना, आई बाई ए इंटू डी एक्स अपॉन एक्स। और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखोगे, पहला एलिमेंट यहाँ पे होगा x इक्वल टू ए, देखो x इक्वल टू बी, और फिर आखिरी वाला कहाँ होगा, x इक्वल टू ए प्लस बी पे। तो x इक्वल टू बी से a प्लस बी तक, ठीक है। तो म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई ए लॉग ऑफ a प्लस बी अपॉन बी, ठीक है। ये फोर्स आ जाएगा बच्चों, ठीक है। बस तो बच्चों अब एक लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का, ये है हॉल्स इफेक्ट। अगर आपको इससे डिटेल में समझना है तो यहीं पे कोई एक वीडियो दिख रही होगी, उसे फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज ये भी सफिशिएंट है। जैसे यहाँ मैंने क्या किया है, करंट कैरिंग वायर लिया है, ये कुछ ऐसा वायर है स्ट्रिप की फॉर्म में, जैसा भी सिखाया था ऐसे, इसमें करंट जा रहा है बच्चों। तो अगर लॉन्ग वायर मान लो आप, इसमें करंट आई जा रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर करंट कैरिंग वायर होता है तो न्यूट्रल होता है, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लूँ और एक उसमें वोल्ट मीटर लगा दूँ ऐसे, तो क्या वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी बच्चों, बोलो, 0 आएगी, कोई रीडिंग नहीं आएगी। लेकिन इसी वायर को मैं इधर से देख रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया ऐसे, समझ रहे हो, इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ठीक। जैसे इसका साइड व्यू देखें इधर से, तो ये कुछ ऐसे, ये वाला हिस्सा दिख रहा है हमें इधर से, और इसमें करंट ऐसे जा रहा है आई, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग गया, ठीक है बच्चों। और यहाँ एक वोल्ट मीटर ऐसे लगा दिया, ठीक, ये वाला वोल्ट मीटर यही है, बस क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड को इधर से देख रहे हैं हम इसको, तो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। और ये विड्थ, ये वाला हिस्सा होगा ना, ये बी होगा, ठीक है। अब सोचो बच्चों, एक बात सोचो, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होंगे, है ना। अब क्वेश्चन है कि अब रीडिंग आ जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, ऐसा क्यों हुआ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही यहाँ पे एकदम पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग आ जाती है इसमें, तो उस वोल्टेज को हॉल्स वोल्टेज बोलते हैं। कैसे आया वो, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स देखो इस पे बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज है तो नीचे दिखा रहा है, इसका मतलब ये ऊपर इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये धीरे धीरे इस सरफेस पे एक्युमुलेट हो जाना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। और जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इधर पॉजिटिव आयन आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की तरफ, लेकिन जैसे देखो नेगेटिव पॉजिटिव आ गया तो एक कूलम फोर्स भी आ जाएगा वो नीचे की तरफ, उसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे, है ना। तो ये इक्विलिब्रियम बना, तो इक्विलिब्रियम के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, मैग्नेटिक के। और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स E इंटू वी डी इंटू बी, साइन 90 कर देते हैं, ई वी बी होता है ना, क्यू वी बी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चल रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो E से E काट दिया। अब देखो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हो तो एक पोटेंशियल आया हुआ है, सेपरेशन कितनी है B, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा V बाय V, समझ रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना ये, V B कर देंगे इसको, वी डी
इंटू बी, तो ये आ गया बच्चों बी वी डी इंटू बी, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉल्स वोल्टेज। समझ में आया बच्चों? तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, ये इन साइंटिस्ट के नाम पे। अगर मैं आपसे यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दूँ, आई करंट बता दूँ, NEAVD समझते हो, तो वहाँ से आप वोल्टेज, ये वोल्टेज को करंट के टर्म में भी लिख सकते हो। तो इसको आगे कितने एक्सपेंड कर सकते हो, बाकी आप उस वीडियो में देख सकते हैं। इतना सफिशिएंट है कि हमें पता लग गया कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके दो सरफेस के क्रॉस वोल्टेज डेवलप हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने ये सब पढ़ा, बहुत लंबी क्लास हो चुकी है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखिए तो उस पर कितना टॉर्क लगता है। ठीक है, टॉर्क की वजह से फिर हम गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, एमीटर, वोल्टमीटर, उनके कन्वर्जन। ठीक है बच्चों, थैंक यू।